नमस्कार, जय हिंद। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का आज 8वां लेक्चर है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक जरूर करिए क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग उतना ज्यादा वीडियो लाइक नहीं करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि √11 प्लस √5, दूसरी वैल्यू दी गई है √14 प्लस √2 और तीसरी वैल्यू है √8 प्लस √8। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो जहां पे रूट में वैल्यू ऐड करने पे आपको बराबर दिख रही हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं 11 और 5 को जोड़ूं तो 16 होता है, 14 और 2 को जोड़ूं तो भी 16 होता है, 8 को जोड़ूं तो भी 16 होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो जहां पे वैल्यू ऐड करने पे आपको इक्वल दिख रही हो और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो इसका बहुत ही इजी तरीका है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे जो वैल्यू दी गई है इनका आप मल्टीप्लाई कर दो। 11 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 होगा, 14 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 होगा और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64 होगा। अब आप देख लीजिए इसमें आपको सबसे बड़ा क्या दिखा, सबसे बड़ा आपको 64 दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटा पूछ ले, ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई यहाँ, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा आ रहा है, ये बीच की वैल्यू हो गई। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई √8 प्लस √8 यानी कि सी ऑप्शन। अगर इसका कंसेप्ट अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर बड़ी है, जैसे मान लेते हैं अगर 3 और 5 हमने दो संख्या ले ली, आपसे पूछा जाए कि 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे भाई 5 बड़ा है। अगर 5 3 से बड़ा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो अगर 5 3 से बड़ा है तो 5 का वर्ग भी 3 के वर्ग से बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये बात केवल तभी कही जा सकती है जब संख्याएं धनात्मक हों। जब संख्याएं कैसी हों, धनात्मक हों यानी कि पॉजिटिव हों। आप देख सकते हैं 5 और 3 पॉजिटिव है, लेकिन अगर संख्याएं निगेटिव हों तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर आपसे कोई पूछे -3 और -5 में क्या बड़ा है, तो आप कहोगे कि -3 बड़ा है। लेकिन अगर हम इसका वर्ग कर दें तो, अगर आप वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 9, इसका वर्ग 25। तो आप देख सकते हैं ये संख्या बड़ी हो गई। तो जो संख्या पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां संख्याएं धनात्मक नहीं है, यहां पे ऋणात्मक हैं, निगेटिव हैं। पॉजिटिव केस की बात हो रही थी, हमारी संख्याएं जो यहाँ क्वेश्चन में दी गई हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। तो धनात्मक संख्याएं अगर हैं तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्ग भी बड़ा होगा। ठीक है, निगेटिव के केस में नहीं कह सकते। हमारे क्वेश्चन में जो संख्याएं दी गई हैं पॉजिटिव हैं, तो इन संख्याओं को हम लोग वर्ग करके देख लें। इनमें से जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्ग भी बड़ा होगा, तो मैं क्यों ना वर्ग करके देख लूं। अगर मैं इस संख्या का वर्ग खोलता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 11 और 5 जोड़ोगे तो 16। अब प्लस 2ab करोगे तो ये हो जाएगा, हमने इसका वर्ग कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैं इसका अगर स्क्वायर करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 14 और 2 16 और प्लस 2ab करोगे तो 14 दूना 28। इसको ऐसे खोलो तो इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा तो 8 और 8 16 और प्लस 2ab करोगे तो 8 गुणे 8 कितना 64। आप देख पा रहे हैं सब कुछ सेम है। जब हमने स्क्वायर किया तो ये यहाँ पे भी 16 प्लस 2 लिखा है, 16 प्लस 2 यहां भी है, 16 प्लस 2 यहां भी है। अंतर केवल रूट की वैल्यू का ही तो है। यहाँ पे रूट में वैल्यू 55 है, यहाँ 28 है और यहाँ पे 64 है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि रूट 55 और रूट 28 से बड़ा रूट 64 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, इसका वर्ग अगर बड़ा आ रहा है तो सीधी बात है कि ये संख्या भी बड़ी होगी। इसका वर्ग सबसे छोटा आया क्योंकि 28 की वैल्यू इन सबसे छोटी आ गई, तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको अगर फिर से अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आपको कोई वर्ग करके नहीं देखना। आप इस चीज को याद रखिए कि संख्या वो बड़ी होगी जिसका गुणनफल बड़ा होगा। 8 और 8 का गुणनफल 64 हुआ, ये बड़ा।
और जिसका गुणनफल छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, कौन है? देखते हैं, सबसे छोटा पूछा जा रहा है। संख्या क्या क्या लिखी है? 2√3, चलिए इनमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा पता करते हैं। अब यहां पर छोटा कैसे पता करेंगे? छोटा पता करना हो या बड़ा पता करना हो या आपको किसी भी प्रकार का क्रम बनाना हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी क्रम बनाना हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, इस तरह का अगर कुछ भी बनाना हो तो कैसे करेंगे? यहां खैर हमसे केवल सबसे छोटा पूछ रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रूट में ये वाली वैल्यू है, इस पे फोर्थ रूट लगा है। यहां पे तो केवल अंडर रूट है, यानी कि इस पे हम कह सकते हैं कि 3 पे पावर 1/2 का है। ठीक है, यहां 1/4 है, इस पे 1/2 है और इस पे भी 1/2 है। तो आप सबसे पहले इस पूरे का होल 4 कर दो, पूरे पे पावर 4 लगा दीजिए। या आपको अगर पावर 4 लगाने में दिक्कत है तो पहले आप एक काम कर सकते हो, पहले स्क्वायर कर लो, एक बार फिर दोबारा स्क्वायर कर लेना, या तो एक ही बार में होल 4 खोल दो। चलो पहले हम लोग एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। अगर मैं इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये बाहर आ जाएगा 3, तो 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू हमारी फोर्थ रूट में है तो फोर्थ रूट हट के वहां पे अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर 1/4। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो पावर में 2 का गुणा करेंगे तो ये कटेगा, तो हमारा x की पावर 1/2 हो जाएगा और x की पावर 1/2 का मतलब √x। तो यही किया हम लोगों ने। इस पे आ जाइए, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। ठीक है, यहां पे अभी भी रूट दिख रहा है, एक बार और आप चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। एक बार फिर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 16 और 16 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 80। इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 324। आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आप देख सकते हैं इनमें सबसे छोटा हमें दिख रहा है 64। 64 का मतलब √8, ये वैल्यू आपकी सबसे छोटी हो गई। सबसे बड़ा पूछ लिया जाता तो 324, यानी ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। यहां से अगर आपको कोई भी क्रम बनाने को कह देता, आरोही क्रम बनाइए अवरोही क्रम बनाइए, आसानी से बना सकते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे छोटा पूछ रहा था, √8 हो गया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर सी होगा। आप 2 बार में स्क्वायर अगर ना करना चाहें तो पूरे एक ही बार में होल 4 भी इस क्वेश्चन में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक संख्या लिखी हुई है 3, 4, 7, x एंड y। ये पूरा एक 5 अंकों का नंबर है। कह रहा है कि ये पूरी की पूरी संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 80 से पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। इस पूरी की पूरी संख्या को 80 से हमें विभाजित करना है। 80 से किसी संख्या का विभाजित होने का सीधा अर्थ है कि वो संख्या 8 और 10 दोनों से ही पूरी तरह कटेगी। 10 से कोई संख्या कैसे कट सकती है? अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो इसका सीधा मतलब है कि उस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं इकाई अंक यहां पर y है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि y की वैल्यू हमारी 0 होगी। y 0 होगा तभी ये वैल्यू हमारी 10 से कटेगी। तो मैं यहां पर y को हटा के 0 लिख दूं। 10 का जब भी पहाड़ा पढ़ते हो, 10 का जब भी आप टेबल पढ़ोगे तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, तो y की वैल्यू 0 हो गई। 10 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने लगा ली। अब हम लोग डिविजिबिलिटी लगाएंगे 8 की। तो हम लोग जानते हैं 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, कोई संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो उसका नियम क्या है, आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक अगर किसी संख्या के 8 से कट रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ लोग गलती कर सकते हैं। आखिरी के 3 अंक अगर देखना है तो वो यहां से देखेंगे। ठीक है,
अगर वो 8 से देखते हैं तो अगर यहां से आखिरी से 3 अंक देखते हो तो यहां पे आप 2 रख दोगे, 720, 8 9 72, ये कट गया। लेकिन ये गलत हो गया, यहां पे x की वैल्यू हो सकता है 2 आए, हो सकता है 2 ना भी आए, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 अंक जरूर होते हैं। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि जब हमने इस संख्या को नीचे 10 से काटा होगा तो इसका मतलब है कि ये 0 से 0 पूरी तरह से कट गया होगा। जब 0 से 0 पूरी तरह से कट गया तो अब 8 की डिविजिबिलिटी लगाओगे तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 अंक। अब ये 0 तो कट चुका है तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, जब ये है ही नहीं तो लास्ट के 3 अंक ये हो गए। अब 8 से काट के देखते हैं, अगर 8 से अगर हम लोग भाग दें अगर 47 में, तो 8 से भाग दोगे तो 8 पच्चे 40, बचा हमारे पास 7, और 7 में अगर 2 लगा देंगे तो 8 9 72। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे भाई जब ये 0 रखा था तब भी तो 2 ही आ रहा था, जब इन 3 अंकों को लेके सॉल्व किया था तब भी हमारा 2 ही आ रहा था एक्स की वैल्यू। तो ऐसा एक संयोग वश हुआ, कोई दूसरी संख्या दे देगा तो यहां से हो सकता है अगर आप उसको देखो तो यहां कुछ नंबर और आ जाए, और जब इन 3 संख्याओं को देखो तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाए। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। अब ये एक संयोग की बात है कि जब मैंने यहां से 3 अंकों को लिया तब भी एक्स की वैल्यू 2 आई, और जब यहां से 3 अंकों को लिया तब भी 2 आ गई। तो आप क्या करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आप 0 से 0 को काटेंगे और लास्ट के 3 अंक आप यहां से देखेंगे। 8 से काट दिया तो यहां पे एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। हमसे पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई, अगर एक्स प्लस वाई जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई मिला के हमारा 2 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, फिर माइनस 113 गुणे 115, माइनस 115 गुणा 117, फिर माइनस 117 गुणे 113। इसका पूछ रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये लिखा क्या है, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, यही पूरा लिखा हुआ है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हमसे यही तो पूछा जा रहा है। आपको इसका सीधा सीधा एक फॉर्म याद होना चाहिए, निश्चित तौर पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आता है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर इस पूरी वैल्यू में मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। हमने पूरे में 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, तो आप देख सकते हो यहां से आपको मिलेगा क्या, 2 बार ए स्क्वायर मिलेगा, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। मैं एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और माइनस 2ab को ले लूं एक साथ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc को ले लूं अगर मैं एक साथ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca को ले लिया जाए एक साथ, और बटे में 2 जो है सो रहेगा ही। तो आपने देखा जब 2 का गुणा किया तो 2 बार ए स्क्वायर आना चाहिए था, एक बार ए स्क्वायर यहां मिला, एक बार ए स्क्वायर यहां मिल गया। 2 बार बी स्क्वायर मिलना चाहिए था, एक यहां मिला एक यहां मिला, 2 सी स्क्वायर वो मिल गया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc क्या बना देगी, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बना देगी c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। तो आपको ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये डायरेक्ट जो है वो इस रूप में आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार एग्जाम में हमारे सवाल आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट करूं और फिर मैं यहां पहुंचूं, इसमें आपका टाइम बहुत खराब होगा। बार बार इस क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है तो मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए a माइनस बी, यहां पे a क्या है हमारा 113 है, अब b क्या है 115 है, तो 113 में से अगर आप 115 घटाते हो तो माइनस 2 आएगा,
बी माइनस सी। बी मेरा क्या है, बी मेरा 115 है और सी मेरा 117 है, तो 115 में से 117 घटाओगे फिर हमारा -2 आएगा। सी माइनस ए, सी मेरा कितना है, सी मेरा 117 है और 117 में से जब आप 113 को घटाओगे तो यहां वैल्यू 4 आ जाएगी और बटा 2। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां पे स्क्वायर करोगे 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 2, तो 16 4 20 4 24, 24 बटा 2, 24 बटा 2 यानी हमारा आंसर हो गया 12। 12 देखिए डी ऑप्शन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये काफी लंबा है, लंबा नहीं है। अगर आपको ये चीज अगर डायरेक्ट इस रूप में याद हो तो आप तो केवल यही करोगे, इतना करोगे, ये सब बीच का जो काम किया वो नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कुछ चीजें पहले से ही याद होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1936 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। 1936 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 9, 10 और 15 से पूरी तरीके से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि हम लोग 9, 10 और 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या यानी इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम आप आसानी से आप बता सकते हैं कि 9, 10, 15 का एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा। 90 हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 9 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। 90 कट रहा है अगर 9, 10 और 15 से, तो 90 के गुणनफल में, 90 के मल्टीपल में आने वाली हर एक वैल्यू कटेगी। 90 कटा तो 180 भी कटेगा भाई, 270 भी कटेगा, 360 भी कटेगा, तो 90 के पहाड़े में आने वाली हर एक संख्या कटेगी। हमें 90 का पहाड़ा ले जाना है इस संख्या के आसपास, तो मैं पहले 90 का भाग इस संख्या में दे दूं। अगर 90 का भाग मैं इस संख्या में दूंगा तो 2 बार जाएगा भाग, 180 और यहां बचा 13 और ये 6 उतार दिया। अब आप देख सकते हैं 136 में 90 से फिर एक बार भाग जाएगा और यहां हमारा घटाने पे आ गया 46। तो हमारा जो शेषफल मिला, हमारा जो रिमाइंडर मिला वो मुझे 46 मिला, 46 मिला। हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा हमें शेषफल 46 नहीं चाहिए, हमें शेषफल 7 चाहिए। और वो 7 चाहिए तो भाई सीधी बात है, अगर 7 चाहिए तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो घटाना पड़ेगा, तभी शेषफल आपको 7 मिलेगा। इस संख्या में कुछ आपको कमी करनी पड़ेगी क्योंकि शेषफल तो हमारा बड़ा है, हमें शेषफल केवल 7 चाहिए। तो आप 46 में से 7 को घटा लो, तो 46 में से 7 घटा लेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारी 39। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये संख्या 39 और छोटी होती तो जो शेषफल 46 बच रहा है वो 46 न बचकर आपका 7 बच रहा होता, क्योंकि संख्या जो है वो 90 से भाग देने पे 46 का शेषफल दे रही है। शेषफल मुझे 7 केवल चाहिए था, तो मैंने इस शेषफल में से 7 कम कर लिया तो हो गया 39। अगर मैं इस संख्या को 39 कम कर दूं और फिर अगर मैं 90 से भाग दूं उस पूरी संख्या में, तो निश्चित तौर पर मुझे शेषफल 7 मिल जाएगा। तो पूछ रहा था क्या घटाया जाए, तो 39 देखिए हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए अक्सर इस तरह के चुनाव वाले सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए और 60 मतदाताओं ने, ये ध्यान रहे ये परसेंटेज है लेकिन ये 60 जो है वो परसेंटेज नहीं है, ये 60 वोटर हैं बस। 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? चलिए करते हैं इस सवाल को। अब इस सवाल को करना है तो कुछ लोग हो सकता है इसको एक्स से सॉल्व कर रहे हो, लंबा कर रहे हो, तो वो सारा काम हम लोग नहीं करेंगे, अपना समय बचाना है हमको। देखिए कैसे करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि जो मेरे टोटल वोटर थे वो टोटल वोटर 100% थे। कहा जा रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। 100% में से अगर 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल 90% मतदाताओं ने मत दिया होगा। 10% वोट डालने गए ही नहीं, तो जो वोट डालने गए वो कितने परसेंट? 90%। फिर कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, ठीक है। और केवल 2 उम्मीदवार थे।
विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47%, कितने परसेंट? 47%। मतदाता सूची में टोटल लोग कितने हैं? 100%। यहां पे ध्यान रहे, यहां पे मतदाता सूची की बात हुई है कि मतदाता सूची के 47%, तो मतदाता सूची में टोटल 100% थे। 100% का 47% तो 47 ही होगा। तो वोट डालने गए थे 90% लोग। अब इसमें जो आपका विजेता उम्मीदवार है वो 47% पा रहा है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो है ये हमारा 47% विजेता उम्मीदवार है जो पहले पोजीशन पे आया। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है। अगर मैं 90% में से 47% घटा दूं तो बचेगा 43%। इस 43% में क्या होगा? इस 43% में दो चीजें हैं, एक तो दूसरे उम्मीदवार के वोट होंगे और प्लस 60 वो वोट जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। ये भी एक लाइन लिखी हुई थी। तो यानी इसमें इस 43% में आपके सेकंड जो उम्मीदवार है उसके वोट तो हैं ही, साथ में 60 वोटर वो भी हैं जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। अब कहा जा रहा है कि मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। यानी ये जो विनर है वो अपने इस प्रतिद्वंदी से तो 308 मत अधिक मिल रहा है उसको। मैं ऐसे निकाल लूं 47% और 43% का अगर मैं अंतर निकालूं, 47 और 43 का अंतर निकालूं, तो ये अंतर परसेंटेज में बनता है 4%। और ये ध्यान रहे इस 43% में 60 वोटर ये भी हैं और ये जो 4% का जो अंतर आया वो कितने के बराबर? वो हमको 308। लेकिन अब यहां पे रुक जाइएगा, ये 308 जो मत हैं, वोटों का जो अंतर है जीत हार का, इसमें 60 वोट ये वाले भी हटाने पड़ेंगे जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। तो ये 60 हम लोग हटा लेंगे इसमें से। तो इसका मतलब है कि जो जीत हार का अंतर 4% है, वो 4% की जो वैल्यू है वो आपकी 248 है, ना कि 308। क्यों? क्योंकि इसमें इस 43% में दूसरे उम्मीदवार के वोट तो हैं ही, साथ में 60 वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। तो जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया तो उन्हें हटाने पड़ेंगे। तो 308 में से हमने 60 हटा लिया तो हमारा 248 हो गया। तो 4% का अंतर 248 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है 100%, तो आप सिंपल है कि 4 का भाग दे दो और 100 का गुणा कर दो। अगर मैं इसमें 4 का भाग करता हूं, 4 छक्का 24 और 4 दूना 8 और 2 जीरो बढ़ा दूं तो मेरे टोटल वोटर हो जाएंगे 6200। 6200 आंसर चेक करते हैं। कुछ लोगों को शायद हो सकता है उतना अच्छा ना समझ में आया हो, अगर उनका परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में खूब अच्छे से आ रहा होगा। जिन लोगों का अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्हें शायद दिक्कत हो रही हो, तो करने के लिए इसको एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो समय बचेगा। अगर आप इस तरह के कुछ और प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीजों को आसानी से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। देखिए हमारा जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100% है और जो विक्रय मूल्य है भी 50% लाभ पे बेचने की बात हुई है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमारा 150% होगा। 50% लाभ हमने उसमें जोड़ दिया अपने क्रय मूल्य में। कहा जा रहा है यदि क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, अगर मैं अपने कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य को डबल कर दूं, तो क्रय मूल्य में अपना डबल कर दे रहा हूं भाई। अगर मैं क्रय मूल्य डबल कर दूं तो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा 200% और विक्रय मूल्य को मैं आधा कर दूं। विक्रय मूल्य को आधा करने की बात हुई है, तो अगर मैं अपने विक्रय मूल्य को आधा कर दूं, सेलिंग प्राइस को आधा कर दूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75%। तो कहा जा रहा है लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा नया क्रय मूल्य आ गया और ये मेरा नया विक्रय मूल्य, ये हमारा अब नया कॉस्ट प्राइस है, नया ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 200 रुपए की वस्तु को आप अब आप केवल 75 रुपए में सेल कर रहे हो। 200 की वस्तु को 75 में सेल करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा 125 का, ये हमको हानि हो गई। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि लाभ हानि की गणना हम लोग क्रय मूल्य पे करते हैं। अब मेरा क्रय मूल्य कितना है? 200 है। अब मेरा यही नया क्रय मूल्य है, इसी नए क्रय मूल्य पे मैं अपने इस हानि को कैलकुलेट करूंगा। तो मैं देखूंगा कि भाई ये जो मुझे हानि हुई 125 की, वो 125 की हानि मेरे 200 का कितना परसेंट है।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से आप 125 को काटोगे तो 62.5% आ जाएगा, तो 62.5% का लॉस हो गया। आंसर चेक करते हैं, तो 62.5% का लॉस हुआ है। तो ये लॉस देखिए यहां पे भी 62.5 लिखा है, लेकिन वहां प्रॉफिट है, हमको लॉस हुआ है, तो इसलिए हम लोग पहला ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी लागत मूल्य उसका हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 100% मान लेते हैं, और 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो उसका अंकित मूल्य यानी जो उसका मार्क प्राइस होगा वो 120 होगा। कहा जा रहा है लेकिन ग्राहकों को वो 10% की छूट देता है। अब छूट जैसा कि हम जानते हैं, छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मैं अपने अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस को 10% कम करूंगा। तो अगर ये वैल्यू 10% कम होगी, 120 का 10% 12 होगा, 12 कम करोगे तो आप उस वस्तु को 108% पे सेल कर दोगे, ये इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। कहा जा रहा है कि वस्तु को 216 रुपया में बेचा गया, 216 में बेचने का मतलब मुझे विक्रय मूल्य दे दिया गया सवाल में, तो विक्रय मूल्य आप देख रहे हो परसेंटेज में हमको 108 के बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। वो 108 जो हमारा विक्रय मूल्य है वो रुपए में हमको 216 के बराबर दिया गया है, तो 108 का डबल 216 होगा। अगर 108 का डबल 216 है तो हमसे पूछ रहा है उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस हमने 100% माना है, तो जिस प्रकार ये इसका डबल हुआ वैसे ही मैं अपने कॉस्ट प्राइस को भी डबल कर दूंगा, तो 100 का डबल मेरा 200 हो जाएगा, 200 आंसर, तो 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लीजिए, 200 रुपए मेरा क्रय मूल्य है क्या, आंसर बिल्कुल है, तो मेरा ये चौथा ऑप्शन जाएगा, 200 रुपए। अगर मुझे इसमें पूछ लेता कि बताइए कि आपका जो अंकित मूल्य क्या था, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये 2 गुना हुआ वैसे ही हम लोग 120 का 2 गुना कर देते, 120 का 2 गुना 240, वो मेरा अंकित मूल्य आ जाता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए, ये 3 वर्षों का हमें अमाउंट यानी मिश्रण दिया हुआ है, और 7 वर्षों का जो अमाउंट दिया गया है वो 1200। 3 वर्षों का अमाउंट हमें 840 रुपया यानी मिश्रण हमको 840 दिया गया है, और 7 वर्षों का मिश्रण मुझे 1200 रुपया दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मूलधन क्या था, प्रिंसिपल क्या था। चलिए देखते हैं। 3 साल का अमाउंट यानी कि मिश्रण मुझे दिया हुआ है 840। जैसा कि आप जानते हैं अमाउंट यानी मिश्रण में 2 चीजें जुड़ी होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी इस 3 साल के मिश्रण में मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल, और साथ में ब्याज होगा। ब्याज कितने साल का, चूंकि 3 साल का मिश्रण है तो ब्याज 3 साल का होगा। अब ये दोनों का सम जो है, जो इन दोनों का योग है, वो मुझे दिया हुआ है रुपए में 840 रुपए, 840 दिया है। 7 वर्षों का मिश्रण, तो यहां 7 वर्षों का मैं लिख देता हूं। 7 वर्षों में भी 7 वर्ष में आपका मूलधन तो होगा ही होगा, प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, और साथ में ब्याज होगा आपका पूरे 7 साल का, और इसका योगफल मुझे दिया हुआ है 1200 रुपए, तो मैं यहां पे बराबर में 1200 लिख दूं। पूछा जा रहा है मूलधन का मान। अगर मैं इसको नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दूं तो आप देख रहे हैं मूलधन से मूलधन की वैल्यू पूरी तरह कट जाएगी, प्रिंसिपल कट जाएगा, वो बराबर है 7 साल के ब्याज में से अगर आप 3 साल का ब्याज घटाओगे तो आपका जो ब्याज आएगा वो पूरे 4 साल का ब्याज आएगा, और इसमें से अगर आप इसको घटा लोगे तो वो हमारा आ गया 360 रुपए। तो ये 360 क्या आया भाई, ये 360 आ गया मेरे 4 साल का ब्याज, 4 साल का मेरा इंटरेस्ट आ गया। अगर मुझे 4 साल का इंटरेस्ट अगर 360 मिल गया तो क्या मैं 1 साल का नहीं निकाल सकता, क्या मैं 1 साल का भी निकाल सकता हूं। अगर मैं 4 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज मेरा 90 आएगा। हमसे पूछा जा रहा है मूलधन क्या था, तो आप यहां पे 3 साल का ब्याज जो है वो हटा दो यहां से, तो मूलधन आपका आ जाएगा। तो अगर मैं 3 साल का ब्याज अगर इसी प्रकार से निकालूं तो 1 साल का ब्याज अगर मेरा 90 रुपए है तो 3 साल का इसका 3 गुना यानी कि 270 रुपए हो जाएगा। इसमें 3 साल का ब्याज मेरा 270 आ गया। 3 साल का ब्याज अगर 270 है और टोटल मेरा मिश्रण 840 है, तो आप 840 में 270 अपना घटा लो, तो 800 में अगर हम लोग 200 कम कर देंगे तो 600 और 70 और कम कर दो, यानी कि हमारा 500
70 हो जाएगा, सॉरी 600 कितना हो गया ये, 300 सीधे सीधे घटा लो तो ये हमारा हो गया 570, 570 हो गया, तो 570 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, 570 हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हमसे मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन की वैल्यू 570 यानी कि बी ऑप्शन हो गया। आप यहां से भी कर सकते थे, आप इसमें से 7 साल का ब्याज निकाल लेते और वो हटा देते, तब भी आपका मूलधन आ जाता। तो मूलधन की राशि हमारी आ गई 570 रुपए। अच्छा, आपसे हो सकता है इसमें इंटरेस्ट पूछ लेता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता कि बताइए ब्याज की दर क्या है। तो सिंपल है, 1 साल का हमारा जो ब्याज है वो 90 है, और ये 90 मेरा आया कितने पर, ये 90 मुझे मूलधन मिला है 570 पर। 570 का हम निकाल लेंगे 90 कितना परसेंट होता है, यही मेरा रेट आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट रहा है, 3 से काट लोगे और बाकी ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में जा रही है तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी दर भी निकाल सकता था अगर मुझसे दर पूछा जाए तो। चलिए, मूलधन पूछा जा रहा था, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज मुझे दिया हुआ है 4800 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दिया हुआ है 5088 रुपए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों का मुझे साधारण ब्याज दिया है और 2 वर्षों का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ब्याज की दर पूछी जा रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक साल बराबर होता है और वो हमेशा मूलधन से कैलकुलेट होके आता है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पे ही निकाला जाता है। तो 2 साल का अगर मुझे 4800 रुपया अगर ब्याज दिया हुआ है, तो अगर इसको 2 साल में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक साल का जो मेरा साधारण ब्याज होगा वो 2400 रुपया होगा। पहले साल का ब्याज भी 2400 रुपया होगा, दूसरे साल का भी 2400 रुपया होगा, और ये 2400 जो ब्याज आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा भाई, वो हमारा ब्याज कैलकुलेट हो रहा होगा मूलधन से, प्रिंसिपल से। यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है 2 साल का 5088। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो दोनों की वैल्यू हमेशा एक बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पहले साल में जब भी आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो मूलधन पे ही करोगे, तो वहां पे तो कोई ब्याज है नहीं, पहले साल में तो कोई ब्याज नहीं है, तो सीधे सीधे मूलधन पे कैलकुलेट होगा। तो चाहे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे पहले साल का साधारण ब्याज, वो समान होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस स्टार्ट होता है वो दूसरे साल से स्टार्ट होता है, जब 1 साल का ब्याज हमारा जनरेट हो चुका हो। चलिए, तो पहले साल का अगर साधारण ब्याज 2400 है तो निश्चित तौर पे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2400 होगा। दूसरे साल भी 2400 तो आएगा ही आएगा ब्याज, कुछ ना कुछ ब्याज से भी तो ब्याज आएगा यहां पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज पे भी ब्याज लोगे। तो आप बस ये देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है वो 4800 से कितनी अधिक है। तो अगर मैं 5088 में से अगर 4800 को घटाता हूं तो 288 रुपए आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 288 चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे जो अतिरिक्त राशि मिल रही है वो अतिरिक्त ब्याज मुझे इस 2400 से आया होगा। तो ये 288 रुपए ब्याज हमारा है 2400 का। तो मैं पता कर लूं कि 288 2400 का कितना परसेंट है। 288 को आप कैलकुलेट करोगे, 288 मेरे 2400 का कितना परसेंट है। 2 जीरो कट गया, 24 एकम 24 और बचा हमारे पास 4, 24 दूना 48 यानी 12%। तो 12% देख लीजिए, 12% का रेट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया होता मूलधन क्या है तो हम कह देते कि भैया मूलधन हम मान लेते हैं हमारा 100% रहा होगा, और ये 2400 जो है वो पहले साल का ब्याज है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे मूलधन के 12% के बराबर होगा। क्योंकि पहले साल ब्याज हमारा मूलधन पे कैलकुलेट होके आएगा और रेट हमने 12% निकाल लिया, तो 12% की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो पहले साल का जो ब्याज है वो 2400 है। अब मुझे अगर मूलधन निकालना होता यानी 100%, तो 12 का भाग देके 2 जीरो बढ़ा देते, 12 दूना 24 और 2 जीरो और बढ़ा दो, तो हमारा जो मूलधन आ जाता वो 20,000 आ जाता, अगर हमें मूलधन पूछा होता तो। क्योंकि मूलधन नहीं पूछा है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो वही बताएंगे, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 बर्तनों ए और बी में अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा 5 और 3 का है। पहले वाले बर्तन में रेशियो जो है वो 5 और 3 का दिया हुआ है, दूसरे वाले बर्तन में रेशियो हमको दिया हुआ है 5 और 4 का। ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, ठीक है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है वो इसमें अल्कोहल और वाटर है, ये अल्कोहल है और ये हमारा वाटर है, इस बर्तन का नाम है ए। और ये यहाँ पे भी ये अल्कोहल हो गया और ये हमारा वाटर हो गया, इस बर्तन का नाम हमारा बी है। कहा जा रहा दोनों बर्तनों को द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बर्तन सी में बने मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7 और 5 का हो जाए। तो एक बर्तन सी भी है हमारे पास, इन दोनों का मिश्रण है, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है 7 और 5 का। आपसे पूछा गया है कि बर्तन ए और बर्तन बी की मात्रा का अनुपात बताइए कि बर्तन ए कितने का है और बर्तन बी की धारिता, इन दोनों के वॉल्यूम का, इन दोनों की धारिता का, इन दोनों की कैपेसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। हम लोग या तो रेफरेंस के तौर पे जब एलिगेशन लगाएंगे तो या तो सबसे अल्कोहल लेकर चलेंगे और या तो सबसे वाटर को लेकर चलेंगे। तो अगर मैं पहले बर्तन से अल्कोहल लिखता हूं तो अल्कोहल 5 है, 5 और 3 कुल 8 में। दूसरे में अगर अल्कोहल लेता हूं तो अल्कोहल 5 है, कुल 5 और 4 9 में। टोटल में मैं अल्कोहल लिखूंगा तो टोटल में अल्कोहल मेरा है 7/12 और अंतर निकाल के इस प्रकार से रेशियो निकाल लूंगा। अब अगर इस तरह से भिन्न में आपको अगर रेशियो बनाने में दिक्कत होती है, अंतर निकालने में दिक्कत होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि नीचे जो आपको वैल्यू दिख रही है 8, 9 और 12, इसका आप एलसीएम ले लो। तो 8, 9, 12 का एलसीएम हो जाएगा 72। 72 का आप सब में मल्टीप्लाई कर दो तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी। 8 से 72 कटेगा 9 बार में और 9 गुणे 5 हो जाएगा 45। 9 से 72 कटा 8 बार में, 8 पच्चे 40। 12 से 72 कटा 6 बार में, 6 सत्ते 63, सॉरी 6 सत्ते 42। डिफरेंस निकाल के रेशियो बना दें। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 2, तो रेशियो मेरा आ गया 2:3 का। 2:3 देख लीजिए रेशियो होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगर आप अल्कोहल को लेके ना चलते, वाटर को लेके चलते, तब भी ये क्वेश्चन लग जाता। जब वाटर को लेके चलते तो क्या लिखते? जो यहाँ 5/8 लिखा है तब वो 3/8 लिखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि वाटर 3 है टोटल 8 में, तो यहाँ 3/8 लिखते। यहाँ पे 4/9 लिख लेते और बीच में 5/12 लिख लेते और जैसे किया वैसे ही करते, रेशियो बना के सॉल्व करते, तो आंसर यही आता। फिर भी ऐसा नहीं कि वाटर लेके सॉल्व करते तो कुछ और आंसर आता, आंसर यही आता। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हमें यह दिख रही है कि हम लोग पहले इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं और लिखने के बाद फिर उसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमारा खराब होता है। हम जानते हैं कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा समय बचा सकते हैं। ये जो भिन्न आप बना रहे हो, इस भिन्न को बनाना आप बंद करो। आप इसको यहीं पर ऐड कर लो, शुरू में ही ऐड कर लो। आप देखो यहां पर ये 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। 8, 9 और 12 का एलसीएम होगा 72। आप सबको 72 यानी 72 बनाने की कोशिश करिए। 8 को हम जानते हैं, अगर 8 को 72 यानी 72 बनाना है तो 9 का गुणा करना पड़ेगा। अब 9 का गुणा हम इसमें करें, हम सबसे अल्कोहल लेके चल रहे हैं तो 9 पचे 45। आप चाहो तो सबसे वाटर भी लेके चल सकते हो। 9 को 72 बनाने के लिए 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 गुणे 5 हो गया हमारा 40। 12 को 72 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 सते 42 और अंतर निकाल के रेशियो बना लिया, तो रेशियो आ गया 2:3 का। अब बेवजह का वो बट्टे में लिखना और फिर उसको फिर सॉल्व करना, वो काम बंद हो गया। अब ऐसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हमने जैसे अल्कोहल लेके किया, आप चाहो तो ऐसे ही वाटर लेके भी कर सकते हो, रेशियो यही आएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 555 को कह रहा है कि ए बी सी में बांटना है, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से हमने बांट दिया इस रेशियो में। तो पूछ रहा है कि बताइए सी को कितना रुपया ज्यादा मिला, कितनी राशि अधिक मिली। इस तरह के सवाल में आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का टोटल हमको दिया हुआ है 555। सबसे पहले आप जो ये रेशियो हमको भिन्न के रूप में दी गई है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई है, इसको पहले आप पूर्णांक में बदल दो। 1/4 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा है और 1/6 लिखा है। इसको पहले हम लोग पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे? 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, तो मैं 60 का सब में मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर। 4 से 60 को काटोगे 15 बार में कट जाएगा, 5 से 60 को काटोगे तो ये 12 बार में कटेगा, और 6 से 60 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। मैं जब इस पूरे रेशियो को ऐड करता हूं तो ये रेशियो मेरा ऐड करने पे कितना, जोड़ने पे कितना हो रहा है? 15, 12, 27 और 10, 37। ये 37 बना। ये 37 की जो कुल राशि है वो 555 के बराबर है। तो 37 की वैल्यू मेरी 555 है। तो मुझे राशि निकालनी है सी के लिए। तो सी की वैल्यू आप देख रहे हो रेशियो में 10 है, तो मुझे अगर 37 मालूम है और मुझे अगर 10 निकालना है तो मैं इसमें 37 से डिवाइड कर दूंगा और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा 555 को हम लोग लिख सकते हैं 111 गुणे 5, और 111 37 से कट जाएगा 3 बार में। तो अगर 37 से अगर काटोगे तो 111 में 3 बचेगा और साथ में 5 और बचेगा, यानी 15 बचेगा। 15 गुणे 10 हमारा हो जाएगा 150। तो यहां से हमने ये सी का पैसा निकाल लिया 150 रुपए। यानी कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ये जो रेशियो हमको शुरू में दिया हुआ है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग सी को जो मिल रहा है वो पैसा मिल रहा है 150 रुपए। अब मैं इस नए रेशियो से जरा चेक कर लूं कि इस नए रेशियो से कितना मिल रहा है। नया रेशियो जो दिया गया है वो नया रेशियो दिया गया है 4, 5 और 6 का। ये रेशियो पूर्णांक में है। 4, 5, 6 को अगर जोड़ा जाए तो 4, 5, 9, 6, 15 होगा, और ये 15 का जो अमाउंट है वो टोटल हमको 555 के बराबर दिया गया है। हमको सी का पैसा निकालना है, तो सी की वैल्यू यहां 6 है, तो हम 15 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 तिया 45, 10 बचा, 15 सत्ते 105 और ये 6 हो गया। 7 छका 42, 4 7 का 21, 4 25। तो यहां से हमको देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया। 15 तिया 45, 15 सत्ते 105 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सत्ते 42, 4 बचा, 7 का 21, 21, 7 अच्छा 2, 18, 4 22, 22 हो जाएगा ये। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां से सी का धन जो आ गया वो 222 आ गया। ठीक है, सी को पहले कितना मिल रहा था? सी को मिल रहा था पहले 150 रुपए। यहां से देख सकते हैं यहां सी का अमाउंट 150 है, और यहां अब इस रेशियो से देखा जाए तो सी का अमाउंट 222 है। पूछा जा रहा है सी को कितना ज्यादा मिला। तो आप देख सकते हो 222 में से अगर हम 150 घटा दे तो 72 आएगा, 72 रुपए। 72 रुपए यानी कि पहला ऑप्शन। तो सी को 72 रुपीज यानी 72 रुपए का फायदा हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहला तरीका क्या होगा, ए और बी का जो काम था वो टोटल 18 घंटों का था। यहां पर कह रहा है कि 6 घंटे ए ने काम किया और काम को छोड़ दिया। 6 घंटे दोनों ने काम किया है। 6 घंटे काम, ए और बी किसी काम को 18 घंटे कर सकते हैं। कह रहा 6 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी शुरू में 6 घंटे दोनों ने काम किया होगा। यानी ए प्लस बी का काम 18 घंटे का था। अगर ए प्लस बी ने अगर 6 घंटे काम कर लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी का जो काम बचा है वो 12 घंटे का केवल बचा है। 6 घंटे साथ में काम कर लिए तो 12 घंटे का काम बचा। अब ए चला गया, ए चला गया तो कह रहा बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में पूरा किया, यही बचा हुआ 12 घंटे का काम है। इसी बचे हुए काम को बी कर रहा है कितने घंटे में? बी कर रहा है उसको 36 घंटे में। तो हमको एक यहां से रिलेशन मिल गया कि ए प्लस बी का बचा हुआ 12 घंटे का काम बी के अकेले 36 घंटे के काम के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि अकेले ए को यह काम करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, कितना समय लगेगा। आप देखिए इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, 3-4 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम कम होता है इसलिए कोशिश यही की जाएगी कि एक या दो तरीके से मैक्सिमम बताया जाए। तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी का 12 घंटे का काम बी 36 घंटे में कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 12 और 36 को काटते हो तो रेशियो हमारा 1 और 3 का होगा।
अगर समय का रेशियो 1:3 का हुआ तो क्षमता का क्या रेशियो होगा? तो इसका रिवर्स होगा, क्षमता का रेशियो 3 और 1 का होगा। ये 3 क्षमता A प्लस बी की है और ये B क्षमता जो ये एक क्षमता जो है वो B की है। अगर मैं 3 में 1 घटा दूं यानी A प्लस बी में B घटा दूं तो A की क्षमता मुझे 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए A प्लस बी 3 की क्षमता से पूरा काम जो कर रहे थे शुरू में वो 18 घंटे में कर रहे थे, तो 3 की क्षमता से पूरा काम जो है वो 18 घंटे में हो रहा था। इसी काम को कह रहा है कि यही पूरा काम अगर A अकेले करे तो कितने में कर लेगा? तो A प्लस बी में B घटाया तो A मिला, A की क्षमता 2 मिल गई, तो 2 की क्षमता से A अगर वही काम करे तो कितने घंटे में कर लेगा, वही समय हमें निकालना है। 2 से अगर मैं 18 को काटता हूं 9 तो T का मान हो जाएगा हमारा 27 घंटे। 27 घंटे देखिए आंसर होगा 27 घंटे यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता था ऐसे करने का, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अगर ऐसे ना करें तो। देखिए A प्लस बी का जो काम था वो 18 घंटे का था। A प्लस बी का 18 घंटे का काम होने का मतलब ये हुआ कि अगर A ने भी 18 घंटे काम कर दिया होता और B ने भी 18 घंटे काम कर दिया होता तो वो काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाता। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं कि A ने काम को केवल 6 घंटे किया। अब A ने काम को 6 घंटे किया जबकि A को करना था 18 घंटे, तो A ने कितने घंटे कम किए? A ने निश्चित तौर पे 12 घंटे कम किए। बी को भी 18 ही घंटे करने थे लेकिन बी ने कितने घंटे किए जरा ये चेक कर लिया जाए। बी शुरू के तो 6 घंटे में था ही ए के साथ और बाद के भी 36 घंटे में रहा, यानी 36 और 6 बी ने पूरे 42 घंटे काम किए, 6 घंटे ए के साथ और 36 घंटे बाद में किए, यानी 42 घंटे बी ने कर दिए। बी को 42 घंटे करने नहीं थे, बी को करने थे 18 घंटे लेकिन बी ने कर दिए 42 घंटे, तो बी ने कितना घंटा ज्यादा कर दिया? तो 42 में 18 अगर घटा देंगे तो बी 24 घंटा काम ज्यादा कर दिया। अब ये बी ने 24 घंटे काम ज्यादा क्यों किया? ये बी ने 24 घंटे काम ज्यादा इसी वजह से किया क्योंकि ए ने 12 घंटे काम कम किया। जो ए ने 12 घंटे काम कम किया उसी काम की भरपाई करने के लिए बी को 24 घंटे काम करने पड़े। तो यहां से अगर मैं इन दोनों के समय का रेशियो निकालूंगा तो समय का रेशियो हो जाएगा 1 और 2 का। अगर मैं यहां से इन दोनों की क्षमता का रेशियो बनाऊं तो 2 और 1 का। ए प्लस बी की क्षमता पूरी 3 हो गई, 3 की क्षमता से वो पूरा काम कर रहे थे 18 घंटे में। इसी काम को कह रहा है अगर ए करे, ए की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से अगर ए अगर इसी पूरे काम करे तो कितने घंटे में कर लेगा? सॉल्व कर लीजिए, 2 से 18 कटा 9, समय आ गया हमारा 27 आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 27 घंटे समय हो गया। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी उसे 8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप सी है जो 15 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए देखते हैं, पाइप ए भर रहा है 12 में, पाइप बी उसको 8 में भर रहा है और पाइप सी उसको 15 घंटे में खाली कर रहा है। कह रहा यदि सारे पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? तो चलिए देखते हैं, 5 घंटे काम कराते हैं। पहले इनका एलसीएम निकाल के पहले कुल काम निकाल लें। तो 12, 8 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 120। 12 से 120 को विभाजित करोगे तो यहाँ क्षमता 10 की, 8 से अगर काटोगे तो यहाँ क्षमता 15 की, और 15 से अगर विभाजित करते हो तो 15 से विभाजित करने पे हमारी क्षमता 8 की, चूंकि खाली कर रहा है इसलिए माइनस लिख लिया हमने। अब कह रहा तीनों ने मिलकर 5 घंटे काम किए, तीनों की मिला के क्षमता अगर देखी जाए तो 15 और 10 हमारा 25, और 25 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 की क्षमता से तीनों ने मिलकर 5 घंटे काम किया, इसका मतलब कुल काम कितना किया? 85 काम किया। 85 लीटर मान लो पानी डाला। टोटल टंकी आप देख रहे हैं 120 लीटर की है। अब टंकी हमारी पूरी 120 लीटर की है लेकिन उसमें पानी पहुंचा कितने लीटर? 5 घंटे में केवल 85 लीटर ही पहुंचा, तो यानी कि इतना ही तो भाग भरा है। 120 की टंकी है और उसमें पानी पहुंचा 85, तो इतना ही भाग टंकी का भरा हुआ है। अब इसी भाग को हमें निकालना है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट लीजिए। 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 5 से काटोगे ऊपर 17 और नीचे 5 से काटोगे तो 24, यानी टंकी का 5 घंटे में 17/24 भाग भर जाएगा। 17/24 देखते हैं, पहला ऑप्शन। अगर ये पूछ लिया होता इसी क्वेश्चन में कि ये बताइए टंकी का कितना भाग अभी भी खाली है, तो 24 में से हम 17 घटा लें। ठीक है, तो 24 में से अगर हम 17 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/24, तो 7/24 खाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दो कारों ए और बी यात्रा क्रमशः 35 और 45 की चाल से करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। कह रहा कि बी को यात्रा के लिए ए से 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए, दो शहर जाने हैं, मान लीजिए आपको कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी तय करनी है 35 और 45 की चाल से। अगर वो 35 की चाल से जाए या 45 की चाल से जाए, कानपुर से जो लखनऊ की दूरी है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी, चाहे आपकी स्पीड कुछ भी हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो हमारी कांस्टेंट है, स्थिर है, नियत है। हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले की स्पीड 35 है और दूसरे की स्पीड 45 है। तो स्पीड पहले की दी गई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहां से दोनों की चाल का रेशियो अगर बना लूं 5 से काट के, तो चाल का रेशियो बनेगा 7 और 9 का, और चाल का अपोजिट हमारा टाइम होगा जब दूरी हमारी कांस्टेंट होगी। तो अगर चाल का रेशियो 7 9 का, तो टाइम का रेशियो 9 और 7 का। यहां पे हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि यात्रा के लिए ए 2 घंटे कम समय लेता है, यानी कि यहां पे अधिकार बी जो है वो ए से 2 घंटे कम लेता है, तो यानी कि दोनों के समय का अंतर हमें 2 घंटा मिल गया। अब यहां से देखो रेशियो में अगर समय का अंतर देखे तो वो भी 2 ही है। अब क्वेश्चन में भी जो समय का अंतर वो भी 2 घंटा है, तो हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू 2 घंटा, 2 की वैल्यू 2 घंटा। तो अगर मुझसे इसमें पूछ ले ए का समय, तो ए का समय हो जाएगा भाई 9 बराबर 9 घंटा, और अगर बी का समय पूछ ले तो वो हो जाएगा 7 घंटा। तो ए का समय 9 घंटा, बी का समय 7 घंटा। पूछ रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हम लोग क्यों ना इस समय का इस चाल में गुणा कर दें, तो दूरी आ जाएगी आपकी। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस समय में इस चाल का गुणा कर दे, तब भी दूरी आ जाएगी। तो मैं इसमें इसका गुणा कर दूं तो 35 गुणे 9, तो 35 गुणे 9 हो जाएगा हमारा 315। तो 315 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 315 किलोमीटर देखते हैं आंसर हमारा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती हैं। बताइए उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। एक इधर से आ रही है इस तरीके से और एक इधर से आ रही है, दोनों की कहीं यहां मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जो इधर से आती है वो ऐसे इधर से आते हुए और फिर इधर निकल जाती है पॉइंट ए की तरफ, और जो पॉइंट ए से आ रही है वो इधर से निकलती है और इधर पहुंच जाती है पॉइंट बी की तरफ। आपसे कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे लेते हैं। तो इसने जब इधर से जो आ रही रेलगाड़ी, ये इसने पार करने के बाद जो इधर का समय लिया, यहां पे पार हुआ, यहां पे पार होने के बाद जो यहां का समय है यानी T1 की अगर बात करें तो इसको लगे 4 घंटे। ध्यान रहे जो इधर से आ रहा है वो हमारा पहला हुआ और जो इधर से जा रहा है वो दूसरा हुआ, ठीक है। और दूसरे को लगे 9 घंटे। ये पार करने के बाद यहां का जो समय ले रहा है वो समय जो है वो कितने घंटे है, वो समय हमारा 9 घंटे है। पूछा क्या जा रहा है, बताइए उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए सॉल्व करने के इसके बेसिक मेथड भी हैं। बेसिक मेथड से आप दूरी को कुछ मान लो और फिर उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, ठीक है, और बार बार आता है। तो इसलिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका समय बहुत बच जाएगा और आपको अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन √T1। ये कब फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला केवल और केवल तब आप अप्लाई करेंगे जब भी क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दिया हो। ये जो समय 4 घंटे और 9 घंटे दिया गया है वो मिलने के बाद का समय दिया गया है। तो मिलने के बाद का समय जब भी दिया गया हो तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, इससे आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक मेथड से करोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। तो √T2 आप देख सकते हो, T2 हमारा 9 है और T1 मेरा
4 है। अगर रेशियो बनाएंगे तो रेशियो हमारा आ जाएगा चाल का 3 और 2 का। हमसे चाल का ही रेशियो पूछा जा रहा है, 3 और 2 का, यानी कि बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा के लड़कों का औसत भार 24 किलोग्राम, जबकि एक 36 किलोग्राम भार वाला लड़का कक्षा छोड़ता है तथा एक 30 किलोग्राम भार वाला लड़का कक्षा में आता है, तो औसत भार 23.5 यानी 23.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा में कितने लड़के हैं? चलिए देखते हैं। एक कक्षा का औसत भार जो है वो कितना है? औसत भार हमें 24 किलोग्राम दिया है। ये औसत भार जो हमें दिया गया है वो हमें 24 किलोग्राम दिया गया है। लास्ट में औसत कितना दिया गया है? 23.5 दिया गया है। शुरू में हमारा औसत हमारा 24 था, अब हमारा लास्ट में एवरेज हो गया 23.5। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो औसत है वो 0.5 कम हो गया। अब ये 0.55 क्यों कम हो गया उसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, एक 36 किलोग्राम भार वाला लड़का चला गया और उसकी जगह पे एक 30 किलोग्राम भार वाला लड़का आ गया। आप ऐसे समझिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके जेब से 36 रुपए गिर जाए और थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको रास्ते में गिरे हुए अगर 30 का एक नोट मिल जाए, तो अब 30 का नोट होता नहीं, ऐसे मान लो कि 30 रुपए मिल जाए, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा कि हानि होगी? 36 आपके जेब से गिर गए और 30 आपको गिरा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब फाइनली आपको 6 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो 36 किलो वाला चला गया, 30 किलो वाला आ गया, नुकसान कितने का हुआ? 6 का। अब ये जो 6 का नुकसान होगा ये सभी लोगों में बटेगा। जब भी बात एवरेज की होती है तो एवरेज का मतलब ही होता है कि बराबर बराबर वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 का नुकसान सभी लोगों में बटेगा। अब लोग कितने हैं, लोगों की संख्या नहीं मालूम, हमें लोगों की संख्या ही पूछ रहा है, कक्षा में कितने लड़के हैं। अब कक्षा में कितने भी लड़के हों, हमको ये मालूम है कि टोटल लॉस जो होगा, जो टोटल नुकसान होगा वो 6 का नुकसान होगा और ये 6 का नुकसान सभी लोगों में बराबर बटेगा। जब ये 6 का नुकसान सभी लोगों में बराबर बराबर बटा तो प्रत्येक को नुकसान आप देख सकते हैं 0.5 का हुआ। जो औसत था वो 24 से 23.5 पे आ गया, यानी एक को कितने का नुकसान? 0.5 का। अगर एक बच्चे को अगर 0.5 का नुकसान हुआ हो तो 6 का नुकसान कितने लोगों में? तो आप यहां से चाहो तो दशमलव हटा लो तो ऊपर 60 कर सकते हो, ऐसे कर लो। तो 5 से अगर 60 को भाग दोगे तो 12 बार में कट जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको मान लीजिए 60 टॉफियां बांटनी है और एक बच्चे को आप 5 टॉफी दे रहे हो। अगर एक बच्चे को 5 टॉफी दोगे तो 60 टॉफियां कितने बच्चों में बटेंगी? तो 60 में 5 का भाग देंगे, 12 बच्चों में बटेंगी। तो हमारे टोटल बच्चों की संख्या जो हो गई वो 12 हो गई। तो 12 देखिए हमारा आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 है। जमीन को समतल करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं। 150 वर्ग मीटर, यहां पे कुछ गलत देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है 1.50 और यहां लिखा हुआ है 150, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये हमारा 1.5 होगा। यहां पे आप इसको सही कर लेंगे, यहां पे हमारा 1.5 होगा, ये सही है। यहाँ पर मीटर की दर से जमीन को समतल करने की लागत क्या होगी? ठीक है, अब देखिए कोई भी रोलर कैसा होता है? रोलर बेलनाकार होता है, ऐसे बेलन की तरीके से हमारा रोलर होता है। आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट के स्टेडियम वगैरह होते हैं, जो पिचेज होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि रोलर होते हैं जिससे जमीन को बराबर करते हैं, वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो कोई भी बेलन एक चक्कर में कितनी जमीन समतल कर पाएगा? एक चक्कर में उतनी ही जमीन समतल कर पाएगा जितना इस रोलर का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। एक चक्कर में 2 पाई आर एच, यही 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ है, या जिसको इंग्लिश में हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो कोई भी रोलर यानी रोलर का मतलब बेलन समझिए, तो एक बेलन एक चक्कर में 2 पाई आर, आर हमें यहां पे दिया होगा, व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 42। व्यास हमको 84 दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। तो 2 पाई आर एच, एच यानी कि रोलर की लंबाई कह लो या उस रोलर की ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। तो हमको वो दिया हुआ है 120,
तो ये एक चक्कर में वो रोलर कितना भाग समतल करेगा वो क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। एक चक्कर में रोलर जो है वो अपने वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच के बराबर भाग समतल कर देगा। ये 2 पाई आर एच लिख लिया। ये तो एक चक्कर में है। ऐसे कितने चक्कर लगा रहा है भाई? 500 चक्कर लगा रहा है। तो इसमें हम 500 का गुणा कर दें। ये 500 चक्कर में समतल किया हुआ भाग हमारा आ गया। कह रहा है कि ये 1.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो खर्च है वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है, यानी कि हमारा ये जो 42 और 120 है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग कर देते हैं। तो हमने इसमें 100 का भाग कर दिया। अच्छा, 1.5 रुपए हमारा यहाँ कह रहा है, तो 1.5 रुपए हमारा 1 वर्ग मीटर पे खर्चा है। और टोटल कितना वर्ग मीटर एरिया उसने समतल किया? तो इतने वर्ग मीटर समतल एरिया किया। तो इसी में हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें। 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2। तो यही समतल करने की, जमीन को समतल करने की कुल लागत आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट गया, 1 जीरो यहां कट गया, 7 गुणे ये 6 हो गया, और कुछ कट जाए तो काट देते हैं। 2 से 2 कट रहा है हमारा, ठीक है। और क्या कट जाएगा यहां से? और ये 2 बच्चे, ये हमारा 2 से कटा तो 5, और यहाँ 2 से 11 कट गया, और 5 दूना 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा कितना बच गया? ऊपर हमारा बच गया, ये बच गया 11 छक्का 66, और 12 तिया 36, ठीक है। 11 छक्का 66 और 12 तिया 36। या आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11 और 6 का गुणा कर दोगे 216, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 11 छक्का 66 बचा 6, 11 कम 11 6 17, ठीक है। हासिल 1 बचा, 11 दूना 22 और 1 23। तो हमारा आंसर आ गया 2376। 2376 देख लेते हैं आंसर। 2376 हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यानी उस पूरे भूमि को समतल करने का जो कुल खर्चा आएगा वो 2376 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी एक बार में, एक चक्कर में जब तुम रोलर को घुमाओगे तो वो अपने एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर समतल करेगा। तो ये 2 पाई आर एच लिख लिया। आर को हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये एक चक्कर हुआ। ऐसे 500 चक्कर कह रहा था तो हमने 500 का गुणा किया, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा हमें 1.5 रुपया दिया है, और टोटल खर्च पूछ रहा है तो इसी में 1.5 का यानी 3/2 का गुणा कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो आंसर आ गया 2376, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई आंसर जो आया वो 11 के गुणनफल में आया है ना, पाई में 11 है तो 11 से वैल्यू कट रही है। तो हो सकता है आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा हो, लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा कट रहा हो। अगर एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा होगा तो वो हमारा सही आंसर होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर इसको चेक करते हैं तो 8 5 13 7, ये हमारा 11 से नहीं कट रहा, ये भी 11 से नहीं कट रहा। 8 और 7 15, और 6 3 9, ये भी नहीं कट रहा, केवल वही कट रहा, ठीक है। यहां से देख सकते हैं 6 और 3 9, और 7 और 2 9, ये हमारा 11 से कट रहा है। तो 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां पे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन कट रहा है, तो वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल जो है वो 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की मूल त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए, वृत्त की मूल त्रिज्या क्या थी मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूं कि त्रिज्या r थी। तो अगर त्रिज्या r थी तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर रहा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा वो क्षेत्रफल 22 बढ़ गया, क्षेत्रफल 22 बढ़ गया, तो मैं इस क्षेत्रफल को 22 बढ़ा दूं। अच्छा, ये क्षेत्रफल 22 क्यों बढ़ गया भाई? वो क्षेत्रफल 22 इसलिए बढ़ गया क्योंकि त्रिज्या मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी है। अब त्रिज्या जब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो जो नया एरिया होगा वो पाई r + 1 का होल स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरी नई रेडियस जो है वो r नहीं है, अब मेरी नई रेडियस r + 1 है, क्योंकि वो 1 बढ़ चुकी है। अब इसी को सॉल्व करके मुझे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या बताइए। इसको सॉल्व कर लेंगे, रेडियस का मान निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। पाई का मान रखोगे 22/7, r स्क्वायर + 22, यहां भी 22/7 हो जाएगा, और इसको अगर खोलोगे स्क्वायर को तो r स्क्वायर + 1 + 2r हो जाएगा। 22 कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं, तो यहां हो जाएगा r स्क्वायर + 7/7 इज इक्वल टू r स्क्वायर + 1 + 2r/7। ये 7 से 7 भी कट गया, r स्क्वायर से इधर r स्क्वायर भी फिर कट जाएगा,
अब 2r की वैल्यू 1 घटा दोगे तो 6 हो जाएगा और r की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो रेडियस हमसे पूछी जा रही थी, तो रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक बार कैलकुलेशन, सॉरी रेडियस है नहीं, रेडियस हमारी 3 हो जाएगी। रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस हमारी 3 हो जाएगी, तो रेडियस हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हमें 15 और 18 दी गई हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर हों और आमने सामने के कोण भी बराबर हों। उसमें दो भुजाएं जो हैं वो हमें, एक भुजा 15 दी गई है, दूसरी भुजा 18 दी गई है। ठीक है, इसको मान लो 15 ले लेते हैं और इसको 18 ले लेते हैं। आमने सामने भुजाएं बराबर होते हैं, ये भी 18 हो जाएगा, इसके सामने ये भी 15 हो जाएगा। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 हो, छोटी भुजाएं इनमें कौन है, 18 15 में 15 छोटा है, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, अब दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी। ठीक है, हमेशा इनके बीच की लंबवत दूरी की बात होगी। तो ये जो है यहां से आप इस पे ऐसे लंब डाल दोगे। ये जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी हमें दी हुई है 12। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये बड़ी भुजा है, इनके बीच की ये लंबवत दूरी हमको निकालनी है। ये हमको दूरी निकालनी है। हमको समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। ये L है, ये L, ये B और ये B। यहां से अगर हम लोग इस पे हाइट डाल देंगे, इसका नाम हमने मान लो H1 रख दिया, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर बेस यहां देखा जाए तो L है और हाइट मेरी H1 है। अगर मैं इस B को बेस बनाता हूं तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी H2। तो यहां से अगर क्षेत्रफल अगर हम निकालें, इसको आधार और इसको ऊंचाई बना के, तो मैं लिखूंगा B इंटू H2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, L इंटू H1 बराबर B इंटू H2। तो आपको समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो L इंटू H1 भी लिख सकते हैं और B इंटू H2 भी लिख सकते हैं, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं यहां से अगर देखूं तो मेरा यहां L क्या है 18, H1 क्या है H, वही फाइंड करना है। B क्या है मेरा, B मेरा है 15 और H2 मेरा इस पे कितना है, H2 मेरा है 12। इसी को सॉल्व करना है और मुझे H निकालना है। 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 5 15, 5 दूना 10। तो यहां पे मेरी जो हाइट आ गई वो 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे। आज का सेशन आज यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।